नमस्कार, सुबह सुबह के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि श्रीवास्तव। सबसे पहले आपको बता देते हैं आज की हेडलाइंस। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दो बड़े एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुके हैं। इनमें से एक भारत के मुंबई पहुंच चुका है और दूसरा न्यू मंगलोर बंदरगाह पहुंचने वाला है। ये जहाज भारत के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। लखनऊ के चर्चित शत्रुघ्न सिंह और जितेंद्र त्रिपाठी दोहरे हत्याकांड में आखिरकार 19 साल बाद एमपी एमएलए कोर्ट से इस मामले में गोसाईगंज से सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया है। और इसके साथ ही बात करेंगे बस्तर रेंज में माओवाद विरोधी अभियान के तहत 35 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। भारी मात्रा में हथियार और 14.06 करोड़ रुपए की संपत्ति, जिसमें 11.16 करोड़ का सोना शामिल है। कुवैत में जान गंवाने वाले 20 नागरिकों के पार्थिव शरीर देर रात कुवैत एयरवेज की एक विशेष उड़ान से कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे हैं। उत्तर भारत में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आज के लिए दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत देश के 19 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। और सबसे पहले आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच दो बड़े एलपीजी टैंकर सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार कर चुके हैं। इनमें एक भारत के मुंबई पोर्ट पहुंच भी चुका है और दूसरा न्यू मंगलोर बंदरगाह पहुंचने वाला है। बता दें कि ये जहाज भारत के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन की बड़ी खेप लेकर आ रहे हैं। खाड़ी देशों और ईरान में चल रहे युद्ध की वजह से वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति बाधित होने का खतरा मंडरा रहा है। ये दोनों ही खेप भारत की सरकारी तेल कंपनियों बीपीसीएल और एचपीसीएल के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि देश में रसोई गैस और अन्य ईंधन की कोई कमी ना हो। और ये दोनों ही खेप भारत की सरकारी तेल कंपनियों बीपीसीएल और एचपीसीएल के लिए बेहद जरूरी हैं, ताकि देश में रसोई गैस और अन्य ईंधन की कोई कमी ना हो। और आपको बता दें कि एलपीजी को लेकर आए दो टैंकर रसोई गैस की नहीं, अब कोई टेंशन नहीं है। मुंबई पहुंचा जहाज BWTYR पेट्रोलियम कंपनी बीपीसीएल के लिए गैस की बड़ी खेप लेकर आ रहा है और इसके साथ ही BWTYR 23,653 मैट्रिक टन प्रोपेन और 22,926 मैट्रिक टन ब्यूटेन लेकर आया है। प्रोपेन और ब्यूटेन घरेलू एलपीजी और औद्योगिक ईंधन की ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि BWELM कर्नाटक के न्यू मंगलोर बंदरगाह आज दोपहर 12 बजे तक पहुंच सकता है। साथ ही BWELM पेट्रोलियम कंपनी HPCL के लिए ईंधन लेकर आ रहा है। BWELM पर लदे कार्गो में 23,807 मीट्रिक टन प्रोपेन और 23,139 मीट्रिक टन ब्यूटेन शामिल हैं। और इसके साथ ही जहाज BWTYR की बात करें तो उस पर 27 नाविक हैं और BWELM पर 28 नाविक सवार हैं। और अब बता दें आपको कि एलपीजी संकट के बीच जहां एक और गैस सिलेंडरों की कमी से लोग परेशान हैं, वहीं जनपद फतेहपुर में पीएनजी की निर्बाध आपूर्ति ने 6,000 घरों की रसोई को सुचारू रूप से चलाए भी रखा है। पीएनजी उपभोक्ताओं को ना तो सिलेंडर खत्म होने की चिंता सता रही है और ना ही बुकिंग की, और डिलीवरी के झंझट से भी उन्हें जूझना नहीं पड़ रहा है। लगातार मिल रही गैस सप्लाई से महिलाओं और परिवार को खासा सुकून सा मिला है। और ये भी बता दें कि आईजीएल द्वारा जिले में 600 किलोमीटर से अधिक पाइपलाइन जो है वो बिछाई जा चुकी है और 15,000 से ज़्यादा जो घर हैं उन तक कनेक्शन भी पहुंच चुका है। और ये भी खास बात आपको बता दें कि पीएनजी एलपीजी से करीब 16 रुपए प्रति किलो सस्ती भी है। जी हाँ, संकट के बीच पीएनजी एक मजबूत विकल्प बनकर उभरी है और कंपनी अब इससे नेटवर्क को तेजी से विस्तार दे रही है। फतेहपुर जनपद में 600 किलोमीटर प्लस एमडीपी पाइपलाइन डाल चुके हैं, जिसके द्वारा हम लगभग 40,000 के लगभग कस्टमर्स को अभी भी गैस सप्लाई प्रोवाइड कर सकते हैं। करेंटली हमारे जो फतेहपुर में है 6,000 प्लस कस्टमर हम अभी भी चल रहे हैं और सभी का फीडबैक काफ़ी अच्छा है। और बाकी और कस्टमर जो इंटरेस्टेड रहते हैं वो हमसे जुड़ेंगे, ठीक है। और वो भी जो पीएनजी सप्लाई है, जो सेफ गैस पाइपलाइन सप्लाई है, उसका लाभ हमारी ये टारगेट होता है कि पर घर 10 से 15 कनेक्शन पर डे चालू करके देना होता है।
इसमें अच्छाइयाँ ये हैं कि ये एलपीजी से मुकाबले ज़्यादा सस्ती पड़ती है, हमारी 16 रुपये किलो, इसमें ज़्यादा बचत होती है। प्रेजेंट टाइम में क्राइसिस के हिसाब से अगर देखा जाए तो एलपीजी पे भारत सरकार की दूसरे देशों पे निर्भरता ज़्यादा है। पीएनजी में तो मतलब हमको ये सुविधा बताई गई है कि मतलब इसमें जो है कम पैसे में आपको जो उससे कम पैसे में आपको मिलेगा कनेक्शन, मतलब वो, और इसमें आपको जो है मंथली जो है पैसे देना पड़ेगा, पहले नहीं देना पड़ेगा। और इसमें जो है घटतौली जो एलपीजी वगैरह में घटतौली होती थी उससे बचत मिल जाएगी हमको। और सुबह सुबह के समाचारों में अब बात एक शानदार खबर की आप तक पहुंचा दें कि देश में बेरोजगारी घट रही है और श्रम भागीदारी बढ़ रही है। ये जानकारी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2025 यानी PLFS सर्वे में दी गई है। बता दें कि PLFS सर्वे क्या होता है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच नियमित वेतनभोगी बढ़े हैं। वेतनभोगी पुरुषों का औसत वेतन 5.80% तो महिलाओं का 7.16% बढ़ा है। पिछले साल में महिलाओं का औसत दैनिक मजदूरी जो थी वो 16 रुपए से बढ़कर 315 रुपए हो गई है और इस दौरान पुरुषों की मजदूरी 1 रुपए घटकर 455 रुपए रह गई है। जनवरी से दिसंबर 2025 के बीच बेरोजगारी की दर 3.3% से घटकर 3.1% रह गई है और साथ ही शिक्षित लोगों की बात करें तो शिक्षित लोगों के बीच बेरोजगारी 0.5% घटकर 6.5% पर आ चुकी है। वहीं युवा बेरोजगारी दर भी अब सिंगल डिजिट में आ चुकी है। और अब बात उस खबर की जिसका असर यूपी की सियासत पर पड़ सकता है। जी हां, लखनऊ के चर्चित शत्रुघ्न सिंह और जितेंद्र त्रिपाठी दोहरे हत्याकांड में आखिरकार 19 साल बाद एक बड़ा फैसला सामने आ गया है। MP MLA कोर्ट ने इस मामले में गोसाईगंज से सपा के बागी विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के साथ ही लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रिया का अंत हो गया है। और MP MLA कोर्ट ने इस मामले में न सिर्फ विधायक अभय सिंह को बरी किया बल्कि उनके साथ मामले में आरोपी बनाए गए सभी लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। बता दें कि कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में फैसला लिया है और क्या है पूरा केस ये भी हम आपको बताते चले कि क्या था लखनऊ का डबल मर्डर केस। 31 मार्च 2007 का है ये केस जो बाजार खाला इलाके में डबल मर्डर हुआ था। पूर्वांचल टेंट हाउस में घुसकर बदमाशों ने शत्रुघ्न सिंह और उसके नौकर जितेंद्र त्रिपाठी की गोली मारकर हत्या कर दी। रात करीब 9 बजे बाइक सवार हमलावरों ने दोनों को निशाना बनाया और मौके से फरार हो गए। हत्याकांड में रविंद्र उर्फ रज्जू, अजय प्रताप सिंह और फिरोज अहमद को नामजद भी किया गया। अभय सिंह पर साजिश रचने का आरोप भी लगाया गया। साथ ही घटना के समय अभय सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में बंद थे। जांच के बाद लखनऊ पुलिस ने 13 अगस्त 2008 को चार्जशीट दाखिल की थी। और अब खबर यूपी के वाराणसी में हुए MP यूपी सहयोग सम्मेलन से जुड़ी। आपको बता दें कि जहां मध्य प्रदेश के CM डॉक्टर मोहन यादव और उत्तर प्रदेश के मंत्रियों ने निवेश और ODOP धार्मिक पर्यटन रोजगार पर चर्चा की और इस दौरान विश्वनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट और ODOP उत्पादों के लिए MOU भी साइन किए गए। पूरी खबर हम आपको दिखाते हैं अपनी इस रिपोर्ट में। अब सुशासन और आध्यात्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक नई साझेदारी आकार ले रही है क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर विकास का नया मॉडल तैयार करने जा रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के वाराणसी दौरे ने इस दिशा में एक बड़ा संदेश दिया है, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की और गंगा घाट पर मां गंगा का आशीर्वाद दिया। यही नहीं, उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का गहन अध्ययन करते हुए यहाँ की भीड़ प्रबंधन, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम को करीब से समझा, जिसे उन्होंने धार्मिक पर्यटन प्रबंधन का एक उत्कृष्ट मॉडल बताया और कहा कि इसे उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ 2028 में लागू किया जाएगा। ये कदम इस ओर इशारा करता है कि अब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर धार्मिक स्थलों को केवल पूजा स्थल से कहीं अधिक बना रहे हैं। आइए देखते हैं MP यूपी सहयोग से सुशासन और धार्मिक पर्यटन को कैसे नई दिशा मिल रही है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच सुशासन और धार्मिक पर्यटन मॉडल एक रणनीतिक साझेदारी है। दोनों राज्य अपनी सांस्कृतिक विरासत और प्रशासनिक अनुभवों को साझा कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों को पूजा केंद्र से आधुनिक आर्थिक तंत्र में बदलना है।
मध्य प्रदेश सरकार वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्राउड मैनेजमेंट और बुनियादी ढांचा मॉडल अपना रही है। ये मॉडल 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ में लागू किया जाएगा। दोनों राज्य मिलकर प्रमुख धार्मिक केंद्रों को एक साझा पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित करना है। इसका उद्देश्य श्रद्धालुओं के लिए यात्रा को सुगम बनाना और सुविधाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाना है। एक जिला एक उत्पाद और GI टैग वाले स्थानीय उत्पादों के लिए साझा बाजार और निर्यात रास्ते तैयार किए जा रहे हैं। 31 मार्च 2026 को वाराणसी में आयोजित MP-UP सहयोग सम्मेलन इस मॉडल की आधिकारिक शुरुआत है। में माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से अलग अलग राज्य अपने अपने ढंग से अपनी गुड गवर्नेंस की परस्पर साझा संस्कृति को विकसित कर रहे हैं। सम्मेलन में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और राकेश सचान भी उपस्थित रहे। वहीं वाराणसी में आयोजित MP-UP सहयोग सम्मेलन 2026 ने इस साझेदारी को और मजबूत किया, जहां निवेश, कौशल विकास और हस्तशिल्प को लेकर कई अहम समझौते हुए। माना जा रहा है कि ये साझेदारी न सिर्फ आर्थिक विकास को रफ्तार देगी, बल्कि सांस्कृतिक समन्वय को भी नई पहचान देगी, क्योंकि जब दो राज्य साथ आते हैं तो विकास की रफ्तार अपने आप तेज हो जाती है। और अब बात उस खबर की करते हैं जिस पर पूरे देश को नाज होगा। जी हां, बनारस रेल इंजन कारखाना ने भारत की आत्मनिर्भरता को नई मजबूती देते हुए एक साल में इंजन उत्पादन का नया रिकॉर्ड बना दिया है। भारतीय रेल के औद्योगिक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय जोड़ते हुए साल 2025-26 में अब तक रिकॉर्ड 500 से ज्यादा रेल इंजनों का निर्माण किया गया है। यूरोपियन स्टैंडर्ड की प्रतिष्ठित संस्था द्वारा बरेका को इंटरनेशनल रेलवे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के अंतर्गत ISO 22163 का सिल्वर ग्रेड प्रमाण पत्र लगातार दूसरी बार प्रदान किया गया है। ये सम्मान बरेका की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और वैश्विक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और अपनी स्थापना से लेकर अभी तक बनारस रेल इंजन कारखाना 10,000 से अधिक रेल इंजनों का निर्माण भी कर चुका है। और ये भारतीय इंजीनियरिंग और कार्यकुशलता का परिणाम है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके निर्माण में कई मील के पत्थर स्थापित हुए हैं। और आपको ये भी बता दें कि साल 2025 और 26 में बरेको ने रिकॉर्ड 572 रेल इंजनों का निर्माण किया। साल 2024-25 में बरेको में 477 रेल इंजनों का निर्माण हुआ और इसके साथ ही इस वित्तीय साल में बने 572 में से 558 आधुनिक विद्युत लोकोमोटिव इंजन हैं। यूरोपीय स्टैंडर्ड की प्रतिष्ठित संस्था ने बरेका को लगातार दूसरी बार ISO 22163 का सिल्वर ग्रेड प्रमाण पत्र दिया है। और इसी के साथ वित्तीय वर्ष 2025-26 में बरेका में ग्रिड कनेक्टेड और सोलर पावर प्लांट की स्थापित क्षमता 3,874 किलोवाट पीक है। बरेका को रेलवे बोर्ड ने रेल मंत्री राजभाषा शील्ड से सम्मानित भी किया है। और इसके साथ ये भी आपको बता दें कि बरेका का टारगेट साल 2026-27 में 642 विद्युत रेल इंजनों का निर्माण करना है। गोरखपुर वाराणसी रेल मार्ग पर सिंगल लाइन की वजह से ट्रेनों की गति और संख्या सीमित थी। अब पूर्वोत्तर रेलवे के भटनी औड़िहार जो 117 किलोमीटर का है खंड का दोहरीकरण इस वर्ष पूरा होने वाला है। करीब 1177.96 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना के तहत 89 किलोमीटर का काम जो है वो पूरा हो चुका है, जबकि सलेमपुर बेलथरा रोड खंड पर कार्य जो है वो अंतिम चरण में है। परियोजना पूरी होने पर गोरखपुर से वाराणसी और प्रयागराज तक ट्रेनों का संचालन सुगम होगा, देरी कम होगी और यात्रियों की मांग के अनुसार नई ट्रेनें चलाई जा सकेंगी। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में आर्थिक और सामाजिक विकास को भी गति मिलेगी। पूर्वोत्तर रेलवे पर इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार का कार्य तेजी से चल रहा है और सभी मुख्य रेल मार्ग पे दोहरीकरण हो चुका है और तीसरी लाइन भी चल रही है। एक मार्ग है जो कि भटनी से औड़िहार होते हुए गोरखपुर को वाराणसी से कनेक्ट करता है। तो भटनी से औड़िहार के बीच में डबलिंग का कार्य पूरा नहीं हुआ था, उसमें 117 किलोमीटर की डबलिंग पूरी हो चुकी थी जिसको कमीशन किया जा चुका था। 2 खंड और बचे थे, एक तो प्यूकोल से सलेमपुर लार रोड, ये 14.51 किलोमीटर का रेलखंड है। इसके अतिरिक्त एक और रेलखंड बचा हुआ है लार रोड से बलथरा रोड जो 13.85 किलोमीटर का है।
तो पियोकोल से लार रोड के बीच में जो 14.51 किलोमीटर है, इसका डबलिंग का कार्य पूरा हुआ। सीआरएस द्वारा निरीक्षण किया गया, निरीक्षण सफल रहा और इस पे ट्रेनों का संचालन शुरू कर दिया गया है। और अब बात 2027 की सियासी उठापटक की। आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और इस कड़ी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को लखनऊ स्थित पार्टी कार्यालय में यूपी स्टेट और जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की। पूरी खबर जो है दिखाएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव की आहट के बीच राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती दिख रही हैं। सभा अध्यक्ष अखिलेश यादव की नोएडा के दादरी में हुई रैली के तुरंत बाद अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी मिशन 2027 के लिए पार्टी की सियासी रणनीति को धार देने में लग गई हैं। हाल ही में बसपा संस्थापक काशीराम की जयंती को प्रदेश भर के सभी जिलों में भव्यता के साथ मनाकर 2027 चुनाव में विजय के लिए दलित वोट बैंक को जुटाकर पार्टी की खोई हुई सियासी ताकत को फिर से हासिल करने का संदेश देने वाली मायावती अब 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर एक बार फिर लखनऊ में शक्ति प्रदर्शन करने जा रही हैं। बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को मनाई जाएगी, जो बहुजन समाज पार्टी के पूरे प्रदेश के लोग गोमती नगर में बाबा साहब सामाजिक प्रवर्तन स्थल जो है वहां पर आने का काम करेंगे और जयंती मनाएंगे। एक मेला के रूप में जयंती मनाई जाएगी। दरअसल मंगलवार को बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ के पार्टी कार्यालय में यूपी स्टेट और जिला पदाधिकारियों की बैठक की है, जिसमें 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती पर लखनऊ में होने वाले इस कार्यक्रम की रूपरेखा तय हुई है। साथ ही संगठन की जमीनी और आर्थिक मजबूती से लेकर चुनावी तैयारियों की समीक्षा की गई है। बसपा सुप्रीमो ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय में 250 नेताओं के साथ 1.5 घंटे तक बैठक की। जिला अध्यक्षों और मंडल कोऑर्डिनेटरों को विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर निर्देश दिए गए। बीएसपी चीफ मायावती ने कहा कि जनता बीएसपी को काफी उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बैठक में पूर्व सीएम मायावती ने आगामी विधानसभा चुनाव में आपराधिक तत्वों को टिकट न देने की बात दोहराई। यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में बसपा प्रमुख मायावती के सामने अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने की एक बड़ी चुनौती है। 2022 विधानसभा चुनाव में इस सीट पर निपटने के बाद अब 2027 के सियासी समर के लिए बसपा बेहद आक्रामक रणनीति के तहत काम कर रही है, जिसके तहत 9 अक्टूबर 2025 के बाद से अब तक मायावती पार्टी नेताओं के साथ 10 मीटिंग कर चुकी हैं, जिसमें उनका जोर इस बात पर रहा है कि बसपा के कोर वोट बैंक को पार्टी से किसी भी हालत में छिटकने नहीं देना है। बात करें अयोध्या की तो अयोध्या में समीक्षा बैठक के दौरान श्रम मंत्री अनिल राजभर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव को निशाने पर लेते हुए गैस और पेट्रोल की किल्लत को लेकर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया। मंत्री ने कहा कि देश में कहीं कोई कमी नहीं है, बल्कि विपक्ष ने साजिश के तहत कृत्रिम संकट का माहौल बनाया है। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के बावजूद भारत में स्थिति नियंत्रण में है और साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी पर पिछड़े वर्गों की अनदेखी का आरोप लगाया। 2027 चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताया। जल्दी हर जनपद में सामूहिक विवाह, इसी लगन में हर जिले में सामूहिक विवाह की भी हमारी योजना है और हर जिले में सामूहिक विवाह भी कराएंगे। पूरी तैयारी, हम चुनाव को लेकर नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 365 और 24 घंटा काम करने में भरोसा रखता है। हमेशा जनता के बीच में हम लोग रहने वाले लोग हैं। जब मन हो तब चुनाव हो जाए, कोई हरज नहीं है। जब चुनाव होगा सरकार हमारी बननी है। और आगे आपको ये बता दें कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में इस बार पैटर्निटी लीव का मुद्दा उठाया है। उन्होंने पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म पर सिर्फ माता पर बोझ नहीं देना चाहिए, बल्कि पिता की भी साझा जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिए रिपोर्ट। मैं ये मांग करता हूं कि पैटर्निटी लीव को लीगल राइट के रूप में मान्यता दी जाए। केयर गिविंग सिर्फ मां की जिम्मेदारी नहीं मानकर जेंडर डिवाइड को और गहरा नहीं किया जाना चाहिए। अब इसे बदलने का समय आ गया है सर। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा आए दिन लोगों से जुड़ा कोई न कोई मुद्दा संसद में उठाते रहते हैं। इसी बीच उन्होंने एक बार फिर से ऐसे ही मुद्दे पर आवाज उठाई है और ये मुद्दा है पैटर्निटी लीव।
राघव चड्ढा ने संसद में सरकार से पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार देने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि भारत में केयर गिविंग की जिम्मेदारी सिर्फ मां पर डालना एक बड़ी सामाजिक और कानूनी कमी है। उन्होंने कहा कि बच्चे के जन्म पर सिर्फ माता पर बोझ देना सही नहीं है। राघव चड्ढा ने सदन में और क्या कहा, आइए जानते हैं। आप सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मांग रखी है कि भारत में पितृत्व अवकाश यानी पैटर्निटी लीव एक कानूनी अधिकार होना चाहिए। बच्चे के जन्म होने पर माता पिता दोनों को बधाई दी जाती है, लेकिन देखभाल की जिम्मेदारी केवल मां पर होती है। पिता को अपने नवजात शिशु की देखभाल और नौकरी के बीच चुनाव नहीं करना चाहिए और मां को अपने पति के सहयोग के बिना प्रसव और प्रसव के बाद की अवधि से नहीं गुजरना चाहिए। प्रसव के तुरंत बाद महिला को अपने पति की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पत्नी के प्रति पति की देखभाल की जिम्मेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखभाल एक साझा जिम्मेदारी है। इसके अलावा राघव चड्ढा ने पितृत्व अवकाश को लेकर भारत के प्राइवेट और सरकारी संस्थानों की मौजूदा स्थिति के बारे में भी चर्चा की। आज केवल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को ही 15 दिन का पैटर्निटी लीव मिलता है, जबकि प्राइवेट सेक्टर में यह राइट या अधिकार है ही नहीं। स्वीडन, आइसलैंड और जापान जैसे देशों में यह लीगल राइट 90 दिन से लेकर 52 हफ्तों तक की गारंटीड राइट के तौर पे दिया जाता है। भारत में 90% वर्कफोर्स प्राइवेट सेक्टर में है, यानी कि अधिकांश पिताओं के पास यह अधिकार है ही नहीं। राघव चड्ढा ने सरकार से अपील की कि भारत जैसे देश में भी इस तरह के सुधारों की सख्त जरूरत है, ताकि एक स्वस्थ और संतुलित समाज का निर्माण हो सके। उन्होंने कहा कि यदि पुरुषों को भी अनिवार्य पितृत्व अवकाश मिले तो ये लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और महिलाओं के करियर में आने वाले अवरोध कम होंगे। राघव चड्ढा के इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर इक्वल पेरेंटिंग को लेकर चर्चा तेज हो गई है। और अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया के बड़े खिलाड़ियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में नए और सख्त प्रावधान जोड़ते हुए साफ संकेत दिए हैं कि अब सोशल मीडिया, टेक और डिजिटल प्लेटफॉर्म मनमानी नहीं कर सकेंगे। पूरी खबर दिखाएंगे आपको अपने इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने डिजिटल दुनिया पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। डिजिटल दुनिया में बढ़ती अफवाहों को लेकर सरकार ने नए नियम लागू करने का फैसला लिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आईटी रूल्स 2021 में संशोधन करते हुए साफ संकेत दे दिया है कि सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब कोई अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। आइए जान लेते हैं नए नियमों में क्या है। यूजर डेटा को रखने या फिर हटाने की स्थिति में पुराने कानूनों का पालन करना होगा। ये नियम पहले भी था, लेकिन अब ये नियम और भी ज्यादा स्पष्ट कर दिया गया है ताकि कोई भी गलतफहमी ना रहे। अगर कोई यूजर भी सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डालता है तो गलत जानकारी होने पर यूजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। मंत्रालय ने प्रस्तावित संशोधनों पर हितधारकों से प्रतिक्रिया मांगी है और इसके लिए 14 अप्रैल 2026 की समय सीमा निर्धारित की गई है। खास बात यह है कि इन संशोधनों में आईटी नियमों के भाग 3 की प्रयोज्यता को उन मध्यस्थों पर स्पष्ट करने का प्रस्ताव है। साथ ही ऑनलाइन कंटेंट पर सरकारी पकड़ मजबूत करना है, जिसके लिए नियमों के तहत बनाई गई अंतर विभागीय समिति के दायरे को बढ़ाया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान रूल 3 में जोड़े गए सब नए रूल 4 में है, जो सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारियों से जुड़ा हुआ है। नए नियमों में गैर कानूनी या आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने के लिए 3 घंटे और कुछ मामलों में 1-2 घंटे करने का प्रस्ताव है। नए नियमों में शिकायत निपटाने की प्रक्रिया को भी मजबूत किया गया है। एक अंतर विभागीय समिति अब न सिर्फ शिकायतों पर सुनवाई करेगी, बल्कि मंत्रालय द्वारा भेजे गए मामलों पर भी विचार करेगी। इसका सीधा असर आम यूजर्स पर भी पड़ेगा। सोशल मीडिया पर अब कुछ भी शेयर करने से पहले लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। सरकार इसे फेक न्यूज और ऑनलाइन सुरक्षा से जोड़कर देख रही है, जबकि विशेषज्ञों का मानना है कि इससे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सरकार की पकड़ और मजबूत हो सकती है। समाचारों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि जौनपुर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 240 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इन मोबाइलों का बाजार मूल्य
लगभग 56 लाख रुपए बताया जा रहा है। पुलिस ने इन फोन को उनके मालिकों को सौंप दिया है और जौनपुर साइबर पुलिस द्वारा अब तक कुल 1400 मोबाइल फोन बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया जा चुका है। एसपी सिटी आयुष श्रीवास्तव के मुताबिक कार्रवाई CEIR पोर्टल और प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई है। ये मोबाइल यूपी के कई जिलों के साथ साथ दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार और राजस्थान से भी बरामद हुए हैं। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि मोबाइल गुम होने पर तुरंत ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कराएं और CEIR पोर्टल पर शिकायत करें ताकि समय रहते रिकवरी संभव हो सके। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि साइबर क्राइम हमारे पूरे प्रदेश की और जनपद जौनपुर की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उसी के मद्देनजर रखते हुए हमारे द्वारा जनवरी फरवरी में भी 100 से भी अधिक मोबाइल फ़ोन ट्रैक और रिकवर किए गए थे। तो आज मार्च के महीने में भी मैं ये बताना चाहूँगा कि जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा, चाहे वह थाने हो चाहे वह हमारा साइबर थाना हो, हमारे द्वारा 240 मोबाइल फ़ोन ट्रैक किए गए हैं और आज उनको उनके वास्तविक स्वामियों को डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। यह 240 मोबाइल फ़ोन का जो मूल्य है वो लगभग 55 लाख रुपए है और ये अलग अलग कंपनियों के हैं, जैसे नोकिया, सैमसंग, वीवो, रेडमी, रियलमी। और ये जो ट्रैक किए गए हैं और रिकवर किए गए हैं ये अलग अलग जगहों से किए गए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के भी जनपद आते हैं, जैसे आजमगढ़, कानपुर, लखनऊ, बलिया, मिर्ज़ापुर, और हमारे अलग प्रदेश भी हैं जैसे दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और बिहार, झारखंड। तो मैं बताना चाहूँगा यह पॉसिबल हो पाया है ना केवल CEIR पोर्टल से, बल्कि जिसका भी मोबाइल फ़ोन गुम हो जाता है या चोरी हो जाता है उसकी तत्परता से। तो मैं सभी से यहाँ पे अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो, चोरी हो, तत्काल आप अपना IMEI नंबर जो आपने सिक्योर किया है, सुरक्षित किया है 15 डिजिट का, जो एक यूनिक मोबाइल फ़ोन का नंबर होता है IMEI, वह सुरक्षित करें और अपने नियरेस्ट थाने के साइबर हेल्प डेस्क पे CEIR पोर्टल पे वह मोबाइल वो IMEI नंबर से उसे रजिस्टर और ट्रैक कराएं। अरे बहुत अच्छा पुलिस ने यहाँ की है और क्या गई, इससे बढ़ के क्या होगा। 1 साल के बाद जो है मोबाइल मिले, निकाल के दिए, बहुत अच्छे से। उम्मीद तो नहीं थी लेकिन मिल गया। बहुत बहुत शुक्रिया पुलिस का, बहुत बहुत क्या हर तरफ से इनका धन्यवाद किया है। और आगे आपको ये भी बता दें कि भारतीय नौसेना ने वास्को में GSL यार्ड 1280 नामक पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल को मंगलवार को लॉन्च किया। ये प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को आधुनिक बनाने में एक अहम रक्षा पहल माना जा रहा है। एक रिपोर्ट। हिंद महासागर में बढ़ती हलचल, समुद्री सीमाओं पर चौकसी की चुनौती और इन सब के बीच भारत ने उठाया है एक बड़ा और निर्णायक कदम। अब भारतीय नौसेना की ताकत को मिलने जा रही है नई धार, क्योंकि देश को मिल रहा है एक अत्याधुनिक गश्ती पोत जो न सिर्फ निगरानी करेगा बल्कि हर खतरे का जवाब देने में सक्षम होगा। गोवा से शुरू हुई ये नई पहल आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी दे रही है मजबूत आधार। बता दें कि गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL ने वास्को में भारतीय नौसेना के लिए NGOPV GSL यार्ड 1280 नामक पहले नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल का जलावतरण मंगलवार को किया है। ये आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत निर्मित 11 जहाजों की श्रृंखला का पहला पोत है जो समुद्री डकैती, अवैध शिकार और खोज बचाव अभियानों के लिए उन्नत AI आधारित प्रणालियों से लैस है। ये सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में अहम पहल है। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है ये NGOPV प्रोजेक्ट और क्यों इसे भारतीय नौसेना के लिए इतना अहम माना जा रहा है। NGOPV प्रोजेक्ट भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को आधुनिक बनाने के लिए एक अहम रक्षा पहल है। इन जहाजों का मुख्य काम एंटी पायरेसी ऑपरेशन, घुसपैठ रोकना और अवैध शिकार पर निगरानी रखना है। साथ ही ये खोज और बचाव यानी SAR मिशन और समुद्री संपत्तियों की सुरक्षा में भी तैनात रहेंगी। रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च 2023 को इसके लिए 9,781 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 11 जहाज बनाए जाएंगे। इनमें से 7 जहाज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड और 4 जहाज GRSE कोलकाता में तैयार होंगे। हर जहाज का वजन करीब 3000 टन और लंबाई 115 मीटर से ज्यादा होगी।
इन जहाज़ों में आधुनिक सेंसर, एडवांस हथियार और AI आधारित सिस्टम लगाए जाएंगे। ये पोत ड्रोन और हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में भी सक्षम होंगे। It is an honor for me to be present here for the launch of the first next generation offshore patrol vessel being built by Goa Shipyard Limited. At the outset, I extend my sincere congratulations to the entire GSL team for achieving this important milestone. The launch of the lead ship of a new class of warship is indeed a landmark moment. It represents the culmination of the vision, exhaustive design, and dedicated efforts, and marks the beginning of a new chapter in our maritime capability. इन अत्याधुनिक गश्ती पोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमता और ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही तटीय सुरक्षा से लेकर आपातकालीन बचाव अभियानों तक हर मोर्चे पर देश को मजबूती मिलेगी। यही नहीं, ये प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के विजन को भी नई गति दे रहा है, जिससे भारत रक्षा क्षेत्र में और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। और इसी के साथ सुबह सुबह के समाचारों में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। फ्रिज का ट्रे हो, गमला या हो कूलर की टंकी, मेरे यार याद से